बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। कैप 7 कंपनी लॉ, होपफुली आप सब लोगों के एग्जाम्स अच्छे हो गए होंगे। और आज आप सब लोग वही इंटेंशन होगी आपकी जो एग्जाम वाले दिन होती है कि भाई इस दफ़ा तो हम बड़ा अच्छा पढ़ेंगे, डे 1 से स्टार्ट करेंगे और डेली का डेली पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो ये सोचा होगा ये बाकी रेस्ट ऑफ द डेज में मेंटेन रहेगा। अच्छा, अभी युसरा और हमजा हमारे साथ हैं, तो इस मेरे इंट्रोडक्शन से पहले जरा आप अपने बारे में बताइए। युसरा, आपके कितने पेपर्स अटेम्प्ट हो गए हैं और अभी कितने दिए हैं? और हमजा, सेम फॉर यू। अच्छा, आप लोगों से मैं एक चीज रिक्वेस्ट आज करूंगी कि थोड़ा सा खर्चा कीजिए लाजमी, और अच्छा सा एक माइक्रोफोन यानी कि माइक खरीद लीजिए। तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो माइक्रोफोन ज़रूर खरीद लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोग कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, जल्दी-जल्दी आप माइक में पूछ लेते हैं उसी वक़्त, और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। मैं सवाल पूछ लूँगी, आप जवाब दे देंगे, ठीक है? आप सवाल पूछेंगे, मैं फ़ौरन-फ़ौरन जवाब दे दूँगी। तो वो कन्वीनिएंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा जी, तो आप दोनों ने यानी कि ग्रुप ए कंप्लीट दिए हैं, सही है। यानी कि अभी आप लोग वेट कर रहे हैं कि ग्रुप ए का आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, ऐसा ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो 4 पेपर देना, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? कि एफआर, टैक्स, सीएमए, बी-लॉ ज़्यादा नहीं था? वाज़ इट अ फर्स्ट अटेम्प्ट, और आप लोगों ने पहले भी दिए हुए थे? चलिए, वेरी गुड। इफ इट वाज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट और आपने चारों अटेम्प्ट किए हैं, देन इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए जी, अगर आप लोग दोनों ने चारों पेपर दिए हुए हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एंड टाइम पे स्ट्रगल क्या होती है, ठीक है? यानी कि लास्ट मंथ में या लास्ट 2 मंथ्स में हाउ इज़ द स्ट्रगल, कि आप लोग खुद क्या सोच रहे होते हैं, सारे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये जो ड्रॉप वाली सिचुएशन जो होती है ना, ये सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होती है, जो कि शुरू से कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है? अब आप लोग सिंस एक पेपर्स एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। कुछ मिथ्स हैं सीए के बारे में, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता। वो सिर्फ़ मुश्किल इसलिए है कि अगर आपका ब्रेन का जो माइंड है, सिंस हम लोग जिस जो हमारा पाथ है, रूट है एजुकेशन का, वो जो हमारा पाथ है मैट्रिक एंड एफएससी का, ठीक है? और उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो मैट्रिक एफएससी यानी कि सपोज़ मार्च से स्टार्ट होती है और एग्ज़ाम जाके होते हैं वो आगे मई जून में। आपके पास 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम होता है। सेम बुक्स होती है, वही किताब पढ़नी होती है, एक ही, ठीक है? वो फिज़िक्स है, वो बायोलॉजी है या वो केमिस्ट्री है, व्हाटएवर, एक ही किताब है, ठीक है?
वो पहले आप कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर वो आप एकेडमी में पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे रिग्रेस टेस्ट होते हैं। सपोज़ कोई नहीं भी पढ़ने वाला ना, उसको टीचर खींच-खाच के पढ़ाई लेती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि स्कूल कॉलेज के अंदर एक बच्चा जो स्कूल में चला गया है या कॉलेज में चला गया है, तो भाई 60% मार्क्स तो वो ले ही लेगा, सिर्फ़ उस टीचर के खाते में, ठीक है? हाँ, अगर वो मेहनती है, अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो भई 80-90 उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कॉलेज चला गया तो वो टीचर वहाँ पे इतना आपको करवाते हैं बार-बार, बार-बार, बार-बार कि आ ही जाता है। वो क्लास में भी आपको याद सब यहाँ पे कंपनी लॉ लिखा हुआ है, तो टीचर कहती है सारे मिल के बोलो कैप 7 कंपनी लॉ COMPANY कंपनी LAW लॉ चलो जी, आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। यू हैव जस्ट 4 मंथ्स, ठीक है? एक कंप्लीट पेपर है, जो कि आपने बेस से स्टार्ट करना है, आपने कभी नहीं पढ़ा। आपने इन ऑल दोज़ 10 इयर्स, 12 इयर्स अनलेस एंड अंटिल यू आर फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड, जो कि ओ या ए लेवल से हो, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत बिज़नेस पढ़ा था, नहीं पता। और अगर वो पढ़ा भी है, तो भी आपको बेस से स्टार्ट करके उसके एडवांस लेवल तक जाना है विदिन 4 मंथ्स। तो ये स्ट्रैटेजी क्या यहाँ पे अडॉप्ट हो सकती है? हरगिज़ नहीं, टोटल फेल है। सो वो बच्चे जो इन 4 मंथ का फ्रॉम द डे 1 टू लास्ट डे यूटिलाइज करते हैं, दे आर सक्सेसफुल। बस इतना सा मुश्किल है सीए। सीए सिर्फ इतना मुश्किल है कि ये 4 महीने आपने ख़वार होना है, और एफएससी में आपने ये पूरा साल मार्च से लेके मई जून तक इन 4 महीनों का रिजल्ट आपके पास फ़ौरन आ जाता है। सही है? सो ये डिफरेंस है, जब आप इससे अकस्टम हो जाएँ तो आपके लिए आसानी हो जाती है। सही है? सो बस आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, चाहे वो कंपनी लॉ का पेपर है, चाहे वो ऑडिट का पेपर है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो टैक्स है, वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपने डे 1 से फाइट अपनी स्टार्ट करनी है और लास्ट डे तक एज़ अ फाइटर लड़ना है। और लास्ट डे कौन-सा एग्ज़ाम डे है, ठीक है? यानी कि आज अगर इस क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, तो वो आप पे कंपल्सरीली आपने घर जाके उसको पढ़ना है। देखना सिंस आप तो घर में ही हैं, इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी, ठीक है? वो जब हम छोटे होते थे, तो हमारे अम्मा-अब्बा हमसे कहा करते थे, हम टाट पे बैठ के पढ़े हुए। हमारे स्कूलों में तो कुर्सियाँ भी नहीं होती थी, टीचर भी नहीं होता था, और हमारे टीचर ऐसे होते थे, वैसे होते थे। हम पता नहीं कहाँ-कहाँ से कितने दूर से सफ़र तय करके स्कूल जाया करते होते थे। तो हम उनसे कहा करते थे वो आपकी किस्मत या हमारी किस्मत, ठीक है? और अब जब हम थोड़े खुद बड़े हो गए, तो अब सिंस वही बात है, एक लाइफ का सर्कल रिपीट करता है। तो हम जब सीए में थे, तो क्या है कि टीचर को ढूँढते फिरते थे। हाय कौन से कॉलेज में कौन-सा टीचर अच्छा है, उससे एक आध सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, दूसरा उससे पढ़ेंगे। क्या गर्मी है, क्या सर्दी है, कहाँ जा रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, उधर मूव कर रहे हैं। और अब आज का दौर क्या है, आप अपने घर में अपने ही बेड पे आराम से रज़ाई के अंदर बैठ के या व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस वेदर कंडीशन, आराम से बैठ के हीटर के आगे क्लास ले सकते हैं। ना सर्दी, ना गर्मी, ना शोर, ना कोई स्ट्राइक का खतरा, ना कोई वो जो स्ट्राइक हो जाती है आज फलाना है, ना कोई फॉग का मसला। ऑन द कम्फर्ट ज़ोन ऑफ योर हाउस यू कैन टेक क्लास। सो मेरा इंट्रोडक्शन क्या है? आई एम अमाना सजाद हुसैन, और बिल्कुल आपकी तरह ही मैं इस सीए जर्नी से गुज़री, और आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी हर्डल्स हैं और जो वीकनेसेस हैं, उससे मैं बहुत अवेयर हूँ, वेल अवेयर, ठीक है? कहाँ कोई फेल होता है, क्यों होता है, वो मुझे मालूम है, क्यों मैं भी फेल हुई हूँ, और रीज़न मुझे भी मालूम है, ठीक है? जी, मेरा कंप्लीट हो गया है सीए, और इसको कंप्लीट हुए हुए भी 2025 चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं। तो
आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब मैं व्हेन आई सेड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे ख्याल में असल में थोड़ा सा पाकिस्तान में, क्योंकि थोड़ा सा तो मुश्किल है ना। जब मैं खुद भी फाइनल स्टेजेस में थी तो मैं भी कह देती थी सीए फाइनलिस्ट, लेकिन फिर आईकैब ने कह दिया कि भाई फाइनलिस्ट नहीं कहना आपने अपने आप को, तो और ये ना ही ये कहीं लिखना है। तो सीए इन प्रोग्रेस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी कहानी है, मतलब क्वालिफाई हुए हुए ज़माना गुज़र गया। लेकिन सारी बातें तो याद हैं, सारी मुश्किलात तो याद हैं। कैसे पढ़ा, कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, वो तो मालूम है। तो आई कैन अंडरस्टैंड यू वे बेटर बिकॉज़ आई हैव बीन देयर, ठीक है? उन्हीं कुर्सियों पे, उन कॉलेजेस में हम बैठे हैं, टीचर्स के साथ, टीचर्स का समझ आना, ना समझ आना, सारा उस सारे प्रोसेस से गुज़रे। फिर खुद मेहनत कितनी करनी पड़ती है कॉलेज के बाद, इस सारे प्रोसेस का भी मालूम है कि कॉलेज आपको कैसे हेल्प करता है, टीचर आपको कैसे हेल्प करता है और आपको कितनी इनपुट देनी है। सही है। सिर्फ अगर आपको अब कुछ बातें ऐसी हैं, टीचिंग में क्यों आ जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन युसरा, कि सीए इतनी मुश्किल से क्वालिफाई क्यों हुआ, लेकिन टीचिंग में क्यों आ गए? बिकॉज एज अ वुमेन हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आफ्टर लाइक हमने क्वालिफाई कर लिया, एक बहुत मुश्किल स्टेज वो कर ली, उसके बाद वी हैव अ फैमिली टू लीड, वी हैव अ फैमिली टू, जिसको जो आपके, मतलब आप ये कह सकते हैं दैट द फैमिली इज डिपेंडेंट अपॉन यू। तो एज अ वुमेन हमें, आई गेस दिस इज समथिंग कि आप कुछ ना करने से एटलीस्ट यू कैन डू दैट। मुझे 1 मिनट पॉज देते हैं, मैं अपनी कन्वर्सेशन दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, मेरा चार्जर प्लग इन कर लूँ। अच्छा जी, चलिए जी, आपके सवाल का जवाब देती हूँ। व्हेन आई वाज इन सीए, ठीक है, वही अम्मी वाली बात करूंगी या अब्बू वाली। जब हम बच्चे थे तो हम ऐसे पढ़ते थे। व्हेन आई वाज इन सीए, मेरे एक भी टीचर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर जब हम फाइनल्स में गए तो आई गॉट वन। ठीक है, जब हम फाइनल के स्टेजेस में थे, देन देयर वाज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमें पढ़ाते थे। एंड सिंस अब वो सारा प्रोसेस जो शुरू के आपने इंटरमीडिएट के सारे एग्जाम्स, यानी कि जिसको कैफ कहते हैं, वो सारे एग्जाम्स आपने एक सारे रैंडम टीचर से गुजारे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे। एंड देन व्हेन आई लर्न फ्रॉम अ पर्सन who is a chartered accountant, there was a hell of difference. There was a huge difference. ठीक है, सिर्फ छोटा मोटा डिफरेंस नहीं था, बहुत बड़ा difference है। तो
वहाँ से फिर मुझे आइडिया हुआ। वहाँ से आई गॉट दिस थिंग कि देयर इज दिस डेफिशिएंसी ऑफ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ टीचर। एक बहुत ह्यूज गैप है। ठीक है, आप खुद सोचें कि आप जिस चीज़ की तालीम हासिल कर रहे हैं और आप उस पर्सन से पढ़ रहे हैं जो कि उस फेज से गुजरा हुआ ना हो, तो फिर आप खुद इस चीज़ को इमेजिन करें कि अगर कोई पर्सन उस सिचुएशन से गुजरा ना हो तो हाउ दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्ट द प्रॉब्लम। हाउ, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज उनको बहुत अच्छा आता होगा, लेकिन वो जो एक पेपर आपके सामने आता है और आप सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, एक पहले एंजाइटी 100% पे होती है। ठीक है, थोड़ी सी टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, और उसमें जब आप सवाल पढ़ना शुरू करते हैं पहली दफा पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है कि आता ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि कुछ समझ नहीं आ रही होती, इतनी इतना हार्ट बीट भी फास्ट हो रही होती है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन वो जो आप पहला सवाल पढ़ते हैं ना, पहला सवाल, उसमें आपकी टांगें भी कांप रही होती है। हाँ, ये कहाँ से आ गया अल्लाह, ये सवाल कभी ये मेरी किताब में था भी। ठीक है, ऐसा आप एग्री करेंगे कि ये ऐसा होता है क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। वो जो एग्जाम का एक स्ट्रेस, एक फियर, एक टेंशन है, वो उसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। सो टीचर, व्हाई आई चूज टीचिंग, वो इसलिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज अ वुमेन वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वो फुलफिल ना करें तो थिंग्स में गॉट डिस्टर्ब, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, जैसे कि बाहर की दुनिया में भी इतनी नहीं हो रही, लिटिल बिट हो रही है। बहुत कम कंट्रीज हैं जो आपको इतना फैसिलिटेट करते हैं, लाइक फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, और नर्सरीज या डे केयर्स इन द ऑफिसेज। तो ये सेटअप्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, तो जिसकी वजह से टीचिंग इज आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसमें जा सकते हैं, जंप इन कर सकते हैं, बिकॉज एक छोटा सा गैप जो है आपको आपकी फैमिली डिपेंडेंसी की वजह से आपको लेना पड़ता है। तो ठीक है, आप गैप लें और साथ साथ इन टच भी रहें। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि ये गैप तो आना, ओनर आपको देना होता है, क्योंकि एवरीथिंग डिमांड टाइम। जैसा आप लोगों को मेरा टाइम चाहिए, ठीक है, आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ने के लिए मेरी ज़रूरत होगी। तो इसी तरह द पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी नीड मी। सो हम उस गैप को भी फुलफिल करते हैं और साथ आपकी नीड्स को भी पूरा करते हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा? और आपको मालूम होगा, देयर इज़ एन हदीस कि जो टीचिंग है यानी कि पढ़ाना, और अ, जो डॉक्टर है उसको उर्दू में आई गेस तिब्ब कहते हैं, तबीब, ये दोनों शोबाए पैगंबरी हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो इन दोनों से मुंसलिक रहे। एंड रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस आर स्किल। अल्लाह को ताही माफ करे, मैं इसका रेफरेंस चेक करूंगी फिर आपको बताऊंगी इफ इट्स अ हदीस और सम कोट। लेकिन ये मैंने पढ़ा था, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको इसका एग्जैक्ट रेफरेंस भी चेक करके बताऊंगी। बट स्टेटमेंट यही है कि दीज टू आर शुबाए पैगम्बरी, यानी कि पैगंबर हमारे प्रॉफिट्स ये करते रहे, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस आर स्किल। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम वैसे जो पढ़ रहे हैं वो तो एक स्किल है, लेकिन उसके साथ साथ चले हम उसको थोड़ा दीनी पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम आते हैं, हमने बहुत सारी गपशप लगा ली रिगार्डिंग सीए और एग्जाम और स्ट्रेस और फियर। अब हम आते हैं कैप 7 कंपनी लॉ की तरफ, जो कि आपका ग्रुप 2 का पेपर है। पहले ये ग्रुप 1 में पाया जाता था और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस लॉ पाया जाता था। फिर इन्होंने इसको अलग कर दिया। अब इस पेपर के साथ ना थोड़ी सी जंग रहती है,
कभी इसको मिला देते हैं, कभी इसको अलग कर देते हैं, फिर मिला देते हैं, फिर अलग कर देते हैं। थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न रहती है एंड अभी स्कीम भी चेंज होने जा रही है, तो उसमें भी सुना है कि इसके अंदर दोबारा से इसको मिला दिया जाएगा, कुछ होगा। लेकिन ख़ैर जब वो होगा सो होगा, तो देखा जाएगा। अभी इसकी तरफ आते हैं। अब ग्रुप बी के अंदर हमारे पास जो बाकी पेपर्स हैं, वो हैं जनाब FAR 2 अगर हम उनकी बात करें साथ-साथ। FAR 2 है हमारे पास यानी कि अकाउंटिंग है। 1 मिनट दीजिएगा बस। सही है, FR 2 है और FR 2 के बाद आपके पास MFA है, ठीक है? यानी कि दिस इज़ कैप 5, दिस इज़ कैप 6 एंड दिस इज़ कैप 7 जो कि आपके पास सी लॉ एंड देन आपके पास ऑडिट है कैप 8। कैप 7 यहाँ पे ये जो पेपर पाया जा रहा है ग्रुप 2 के अंदर, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरे सीए का सबसे आसान पेपर है, चाहे तो आप क्वालिफाइड कैफ लोगों से पूछ लें, कैफ का सबसे आसान पेपर कौन था? मज़े की बात है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि सीलॉ एक ऐसा पेपर है जो मोस्ट ऑफ द पीपल का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। मोस्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये 80% लोगों का हो जाता है तो गलत नहीं होगा। और वो जो रिमेनिंग 20% है, मैं ये अगर कहूँ कि उनका यूजुअली अक्सर का सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट तक ये पेपर ले चला जाता है उनको। मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत सारे लोगों को कि यूजुअली अगर मैं 82 में इसको 90% कह सकती हूँ कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन जिसका फँस जाता है, फिर उनका जो है ना बहुत मुश्किल से निकलता है। अब वो क्यों निकलता है? क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाते। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उनकी ग्रिप नहीं होती और वो ग्रिप ना सेकंड में आती है, ना थर्ड में आती है, ना फोर्थ में आती है। अब यूजुअली ऑडिट के बारे में तो सुना है कि ऑडिट में बच्चा फेल हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग में फेल हो गया, एफआर के बारे में फेल हो गया, लेकिन कंपनी में फेल होना एक बड़ी वो मतलब अजीब सी बात है। और अजीब सी बात यानी कि उसकी रीजन भी बता दी। पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि ये सबसे आसान पेपर है, ठीक है? अगर हम कुछ पॉइंट्स जॉट आउट करें ना, आज की क्लास से रिलेटेड कि दिस इज द इजीएस्ट पेपर, इजीएस्ट एग्जाम जिसमें आपकी पास रेशो बहुत अच्छी है, पास परसेंटेज इज वेरी गुड। लेकिन जो बच्चे हो गए फेल, तो फिर क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं स्टक। और उसकी रीजन भी क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ पाए जाते हैं इस किताब के अंदर? बेसिक कॉन्सेप्ट इस किताब के अंदर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में पाए जाते हैं, बस। इसके अलावा और नहीं है कहीं पे भी। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, चैप्टर 1 क्या है? पूरा डेफिनेशन से भरा पड़ा है। चैप्टर 2 क्या है? कंपनी बनेगी कैसे, यानी कि हाउ टू मेक रेसिपी, यानी कि कंपनी को बनाने की जो रेसिपी है वो 2 में। चैप्टर 1 में क्या है? कंपनीज की नाम है, डिफरेंट टाइप्स हैं, ये कंपनी, वो कंपनी, फलानी कंपनी, ये ऐसे टाइप हो गई, इतने बंदे हो गए, इतनी शेयर्स हो गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, होल्डिंग है, कुछ और है। मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर टाइप्स है, जब हम पढ़ेंगे पता चलता जाएगा। चैप्टर 2 कंपनी बनेगी कैसे, यानी कि फॉर्मेशन कैसे होगी, बस ये 2 चीजें। जब ये 2 चीज़ें समझ आ जाएँ, तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझना मुश्किल हरगिज़ नहीं है। आप लोगों ने अ, आईकैप की वेबसाइट
का तो आप सबको आइडिया होगा ही और प्रोफिशिएंट भी होंगे उसको इस्तेमाल करने में। आपने ICAC की वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है? आपने स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स में जाना है। यहाँ पे है स्टडी रिसोर्सेज, स्टडी रिसोर्सेज में ये कैफ को क्लिक करना है। कैफ क्लिक हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए सबसे स्टार्ट में ये देखिए स्कोप ऑफ स्टडीज मौजूद है, दिस वन, ये स्कोप ऑफ स्टडीज, इसको खोलेंगे, ये आपके पास सिलेबस मौजूद है। कैफ, सिलेबस ऑफ कैफ फॉर अटेम्प्ट ऑटम 2025 जो कि आपने देना है, ये सिलेबस यहाँ पे मौजूद है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। कैफ एग्जामिनल एडिशंस फॉर ऑटम 2025 यानी कि आपने क्या किताब पढ़नी है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिर हम थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, कंपनी लॉ में क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऑनलाइन बुक है जो कि फ़रवरी 2020 मार्च 2023 की अपडेटेड है, ठीक है? और ये आपने डाउनलोड करनी है यहाँ से, ठीक है? बैक जाते हैं, आपके पास मॉडल पेपर है, पास्ट पेपर्स हैं, सजेस्टेड आंसर्स हैं, मार्किंग प्लान है, एग्जामिनर कमेंट्स हैं, तमाम पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं। ये देखिए स्प्रिंग 2025 का पास्ट पेपर है आपके सामने, हम इसको भी खोल लेते हैं। हाँ गया भाई, पहले हम करते हैं डाउनलोड। आप लोगों का आज का टास्क यही है कि आप लोगों ने अपनी किताब, अपना सिलेबस, मॉडल पेपर, तमाम ये पेपर्स अपने पास डाउनलोड करने हैं, इनके फ़ोल्डर्स बनाने हैं, ठीक है? दिस इज़ योर टास्क। किताब हम कौन-सी पढ़ेंगे? किताब हम पढ़ेंगे जनाब ओनली कंपनी लॉ, कोई हेल्पिंग बुक नहीं। किसी हेल्पिंग बुक को मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी लॉ। ठीक है, आपका एग्ज़ाम उस किताब से होना है, आपका उस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है? अगर आप इसको खोलें, ठीक है, कलर्स थोड़े बोरिंग हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं ना, अब हमें रंग-बिरंगी किताबें तो नहीं चाहिए, ठीक है? अब किताबें ऐसी ही होंगी। इस किताब की अच्छी बात क्या है? हर चीज़ डेफिनेशंस के साथ है। सबसे पहले अगर हम देखें, तो चैप्टर के स्टार्ट में आपको एट अ ग्लैंस नज़र आता है। एट ग्लैंस के अंदर ग्लैंस का मतलब क्या होता है? एक व्यू, बर्ड आई व्यू, कि एक नज़र में, ठीक है? तो एक नज़र में आप देख सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने क्या-क्या पढ़ना है। यहाँ पे वो हेडिंग्स की फॉर्म में फॉर इंस्टेंस दिस इज़ 1 फीचर्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर हम फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, सेकंड में डेफिनिशंस है, थर्ड में अथॉरिटीज़ है, फोर्थ में एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, 5 में रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कि सपोज़ अगर आपने किसी चीज़ को ओवर थ्रू करना हो, ओवरव्यू करना हो कि इसके अंदर क्या-क्या है, तो आप यहाँ से एक उसको देख सकते हैं। फिर देन आपके पास जो पोर्शन आता है स्पॉटलाइट का कि जिसमें हर चीज़ बहुत डिटेल से गिवन है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हर चीज़ के साथ आपको एग्ज़ाम्पल्स नज़र आएँगी, ना सिर्फ़ उस टॉपिक के साथ एग्ज़ाम्पल्स नज़र आएँगी, बल्कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आपको नज़र आएँगे। यानी कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब ये देखिए आपने टॉपिक पढ़ा, हो सकता है आपको टॉपिक समझ ना आए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम्पल पढ़ें तो क्लियर हो जाए। तो इससे अच्छी बात क्या है कि की-बुक के अंदर या ये जो एडिशनल बुक्स होती हैं, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल्स नहीं मिलेंगी। ये देखिए एग्ज़ाम्पल्स मौजूद है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था पास्ट पेपर्स के सवाल। तो आपकी किताब में जहाँ पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके पास्ट पेपर का सवाल है। देखिए जहाँ-जहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इससे अच्छी बात क्या है कि आपने एक टॉपिक किया, आपने एग्ज़ाम्पल्स की और वहीं पे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर दी। ये वही सवाल है जो आयका आपने पूछना है, जो पढ़ते हुए टाँगें काँपना शुरू हो जाती हैं, जो पढ़ते हुए एंग्ज़ायटी होती है। तो जब आप डे 1 से उन सवालात को पढ़ रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको एंग्ज़ायटी हो, आपको टेंशन हो? आप तो कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तो कॉन्फिडेंस यूँ ही आएगा।
सही है? तो पहली चीज़ जो किताब हम इस पूरे टाइम में लेके चलेंगे, वो है आपकी आईकैप की बुक। इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ अगर मुझे आपको देना हुआ सप्लीमेंट्री मटीरियल होगा वो आईकैप का ही, आईकैप के अलावा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हो सकता है किसी और फॉर्मेट में अरेंज हो। फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमारे पास ये एमसीक्यूज़ हैं। अब ये हैं आईकैप के एग्ज़ाम के ही एमसीक्यूज़, लेकिन इसको मैंने अरेंज कर दिया चैप्टर वाइज़। फॉर इंस्टेंस हर एमसीक्यू के बाद लिखा हुआ है कि कौन-सी अटेम्प्ट्स है। फॉर इंस्टेंस ये ऑटम 2024 का है, ये भी ऑटम 2024 का है, ये भी ऑटम 2024 का है। मज़े की बात ज़रा खुद देखिए कि ऑटम 2024 आपकी अटेम्प्ट भी ऑटम 2025 है। ऑटम 2024 की अटेम्प्ट में उसने 4 एमसीक्यूज़ पूछ लिए। मतलब आप ये देख लिए 4 एमसीक्यूज़ फ्रॉम द चैप्टर 1। चैप्टर 2 को देखें कोई एमसीक्यू नहीं। चैप्टर 3 3 एमसीक्यूज़। ठीक है? चैप्टर 4 को देखें 1 एमसीक्यू, चैप्टर 5 को देखें 1 है, चैप्टर 6 का भी 1 है, 7 का 1 है, 8 का 2 है, 9 का कोई नहीं है, 10 का कोई नहीं है, 11 का 1 है, 12 का 1 है। यानी कि 1 एंड 3 एंड 8 में से आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर कितने इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम आगे चले ही नहीं। सिर्फ एक यहाँ से ये जो एक छोटा-सा आपको मैंने एक्सट्रैक्ट दिखाया है, आइडिया हो गया कि भई कौन-सा चैप्टर कितनी वर्थ का है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम अपने सिलेबस की तरफ जाएँ, आपको मैं कंपनी लॉ का ये देखिए ये अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है? आपने इसको डाउनलोड करना है, आपका रेलेवेंट पेपर कंपनी लॉ है, जो कि पेज नंबर 20 यानी कि ये तो आपने वैसे डाउनलोड किया ही होगा, लेकिन सिंस ये हर अटेम्प्ट के लिए अपडेट होता है, तो बेशक आप ये कहेंगे पुराना वाले के ऊपर नया नाम लिख लेते हैं, लेकिन आप अपने पास डाउनलोड पुराने वाले को करें डिलीट और नया करें डाउनलोड, ठीक है? तो हो सकता है कोई चेंजेस आई और आप उसको जो है फ़ॉरगो कर दें, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर मैं इसका पेपर की ग्रेड देखूँ ना ए, बी, सी, डी, ई अब आपको समझ आएगी ये पेपर आसान क्यों है, ठीक है? उसकी आसानी की सारी लॉजिक भी मैं आपको बताती हूँ कि आसान क्यों है। ज़रा एक चीज़ चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए मैंने ठीक है 15, 25, 20, 30 जी, आसान क्यों है? ये हमारे पास है जनाब वेटेज। आसान इसलिए है कि यू हैव टू वर्क स्मार्ट। हाउ? उसने इस सारे चैप्टर्स को आपकी किताब के अंदर जनाब हैं 12 चैप्टर्स। अगर हम इसकी ग्रिड देखें, तो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 12 चैप्टर्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है? उन 12 चैप्टर्स को इसने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? पहले हिस्से में जो कि ए पार्ट है, उसके अंदर फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। वेटेज कितनी है एग्ज़ाम में? 15 से 20। अभी आपने देख भी लिया था एमसीक्यूज़ 3-4 एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से है। दूसरा पोर्शन बी, वेटेज है 20 से 25, उसके अंदर 4 चैप्टर्स आ रहे हैं 5, 6, 7, 10 और ऑलमोस्ट यानी कि 15 से 20 यहाँ पे तो ये 20 से 25 यानी कि 5 नंबरों का फ़र्क है। ये 2 चैप्टर कर लो तो आप 15 से 20 में पहुँचोगे। ये 4 चैप्टर करोगे तो 20 से 25 में पहुँचोगे। फिर 20 से 30 पे है 3, 4, 8 3 चैप्टर्स करो 30 मार्क्स का पोर्शन रेडी। फिर 2 चैप्टर्स करो 15 टू 20 मार्क्स का पोर्शन रेडी। और फिर ज़रा आगे तो देखें, एक चैप्टर है ओनली, चैप्टर नंबर 12 अकलौता चैप्टर 15 से 20 नंबरों का है। अब अगर मैं इस चैप्टर को देखूँ, यहाँ पे भी देखूँ तो क्या लिखा हुआ है वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी बंद होना। मतलब दिल तो यही चाहता है कि सबसे पहले इस चैप्टर को तैयार किया जाए। लेकिन बात ये है कि तो कंपनी बंद होने की बात हो रही है, हमें तो अभी कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता।
कंपनी खुलेगी कैसे ये भी नहीं पता, कंपनी की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है ये भी नहीं पता। तो इस वजह से हमें ये चैप्टर सबसे आखिर में पढ़ना पड़ेगा, हम इसको स्टार्ट में नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन जब हमने पढ़ लिया, अब आप एज अ स्टूडेंट जब हमने सारी किताब पढ़ ली, तो मैं अगर आपकी जगह में तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर को तैयार करूँ। अपने 20 नंबर तो सिक्योर करूँ 2 महीने पहले ही। भाई 20 नंबर का पोर्शन मेरा तैयार है। कोई मुझसे पूछे कितना परसेंट हो गया? कंपनी लॉ 20% हो गया। क्यों? एक ही चैप्टर था और कोई सफ़े बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? हार्डली 5 सफ़ों का है, 273 से स्टार्ट हो रहा है और आपको दिखाते हैं टोटल 298 सफ़े हैं, ज़रा देखिए। और जिसके अंदर ये एंड पे एमसीक्यूज़ वगैरह भी हैं, ये सारे ये चीज़ें यानी कि इससे भी कम सफ़े हैं। ज़रा आपको एग्ज़ैक्ट पेजेज़ दिखाते हैं। सीए के अंदर पेजेज़ का बड़ा सीन होता है। कितने पेजेज़ का टॉपिक है? ये देखिए ये एंड हो रहा है, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पेज नंबर 286 ठीक है? इन 273 से लेके 286 यानी कि दोनों मिला के 13 नंबर। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसमें बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, थ्योरी कम है। जैसे यहाँ पे ये सारी थ्योरी आ रही है, बीच में एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? ये 2 टॉपिक ये देखिए ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। नज़र आ रहा है? ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यानी कि 2-3 सफ़े तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हैं। इसका मतलब है 10 सफ़े ही कर लो। 10 सफ़े दोनों तरफ के और वैसे 5 सफ़े। तो 5 सफ़ों का ये चैप्टर है और 15 बस ये देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ पे अंदर खत्म। तो खत्म, तो 20 नंबर तो यहाँ पे सिक्योर हो गए। तो सबसे पहले यानी कि अगर मैं कोई भी चैप्टर तैयार करूँगी, करना चाहूँगी, तो वो यही चैप्टर होगा एज़ अ स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले मज़े की बात है, ये सारे चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, तो देखिए हमारे पास जो पहला पोर्शन है इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, तो ये तो हम आपको क्लास में ये कि हमारा स्टार्ट ही यहीं से होगा। फिर इनके टेस्ट होंगे, ठीक है? तो यू विल बी श्योर कि भई ये तो तैयार हो ही जाएँगे। फिर मज़े की बात ये है कि इधर से लेने वाले कॉन्सेप्ट आगे हर जगह आते हैं, तो ये तो आपने करने ही करने। सो प्रायोरिटी नंबर पे मेरा ये पोर्शन हो गया ई। फिर मैंने ये पोर्शन कर लिया सेकंड वाला पोर्शन। फिर मैंने कहा यहाँ पे भी ये देखो 2 चैप्टर्स हैं 9 एंड 11। मज़े की बात है, ये जो चैप्टर 9 है ये हार्डली 3 से 4 पेजेस का है। 11 बड़ा है, 11 में हो सकता है 10 से 15 पेजेस हों, 15 सफ़े हों। लेकिन ये 9 3 से 4 सफ़ों का ही है, बिल्कुल छोटू-सा चैप्टर है, ठीक है? तो क्या ही मुश्किल है, क्या है प्रॉब्लम? बंदा इसको करे। अब आप यहीं पे देखें कि मैंने 15 टू 20, 15 टू 20 यानी कि ऑलमोस्ट 35 टू 40 एंड दिस ये कि 60% पोर्शन आपका 50 टू 60% पोर्शन तो सिर्फ यानी कि आपकी सिलेबस रेफरेंस ए को करके, ई को करके और डी को करके हो जाता है। तो आसान है कि नहीं? लेकिन इन मेरी बातों से हरगिज़ ये गुमराह मत होइएगा, ये तो हम आखिर में कर लेंगे। आखिर में कर लेंगे तो फिर वो 20% का खतरा भी सर पे टलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पास नहीं हो सकता है पास हो जाए, लेकिन वो 20% में गिर सकते हैं, बॉर्डर पे होंगे। डे 1 से पढ़ेंगे तो 80% में यानी कि उस पॉपुलेशन में यू आर श्योर, यू आर वेलकम टू एंटर इन दैट पॉपुलेशन। लेकिन अगर आखिरी दिनों में पढ़ेंगे, तो सर पे वो खतरा टलता रहेगा और टेंशन अलग। क्यों 4 पेपर हैं, 4 पेपर कौन-कौन से? FR2, MFA, कॉस्ट, ऑडिट, ये इतने सारे मुश्किल पेपरों के दरमियान में अच्छा कॉस्ट नहीं है सॉरी FR2, MFA और ऑडिट। तो जब इतने सारे मुश्किल पेपर आ रहे होंगे तो एंग्ज़ायटी लेवल कुछ और ही होता है उस वक़्त। आपने विटनेस किया होगा आप दोनों ने। आपको कंप्लीटली आइडिया है कि हाउ यू हैव मैनेज्ड टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है? तो इस वजह से इस आसान चैप्टर को डे 1 से करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है जितना ऑडिट को, MFA को करना ज़रूरी है, FR2 को करना ज़रूरी है। देन हम आते हैं अपने पोर्शन सी की तरफ जो कि सबसे हाईएस्ट वेटेज का है। 20 से 30 नंबर एमसीक्यूज़ आपने देखे, नज़र आया वहाँ पे कि 3 एमसीक्यूज़ इस
वो चैप्टर खाली 3 से थे। चैप्टर 3 बेसिकली एक लॉन्ग चैप्टर है, चैप्टर 8 भी लॉन्ग चैप्टर है, यानी कि अगर आपकी किताब के सबसे बड़े चैप्टर्स कौन-से हैं, तो वो 3, 8 और 11 ही है। सबसे बड़ा आई गेस 3 है, देन 8 है, देन 11 और 4th चैप्टर आपका 2 सफ़े हैं हार्डली, ठीक है? लेकिन ये जो पोर्शन है, ये तमाम पोर्शन से सबसे ईज़ी है। क्यों? मज़े का है, स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, प्रोसेस है। अच्छा ये ऐसे होगा, पहले ऐसे होगा, फिर दूसरे नंबर पे ऐसे होगा, तीसरे नंबर पे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। यानी कि आपके प्रोसेस हैं, यानी कि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ नहीं है, बस प्रोसेस है, प्रोसेस याद हुआ पेपर हो जाएगा। चीज़ पता होनी चाहिए। अब आईकैप है, अब आईकैप आसान चीज़ का आसान सवाल तो पूछता नहीं है, फेर लेता है। अब उसने वेटेज दी है 20 से 30 नंबर की, तो इस 20 से 30 नंबर में वो क्या करेगा? ईज़ी सवाल भी पूछेगा और कॉम्प्लेक्स भी पूछेगा। ठीक है, टॉपिक आसान है, तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि बिल्कुल ही रट्टा वाले सवाल पूछ लूँ, कॉम्प्लेक्स सवाल भी पूछेगा। अगर हम बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट की बात करें जो अभी गुज़री है, सिंस आपको अभी कंपनी लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ अब आप यहाँ पे देखें एमसीक्यूज़ में बड़े मज़े की बात है। एमसीक्यूज़ वो ना अब यहाँ पे तो आपको 1-1 नज़र आ रहा है, देखें 1.5 पे आ गए। 1.5 मार्क्स का एमसीक्यू कि इसमें थोड़ी-सी कैलकुलेशन हो, इसमें थोड़ा-सा लिटिल बिट दिमाग लगना हो ना, यानी कि ऐसा एमसीक्यू जिसमें 1 या 2 बातें या 3 बातें टेस्ट हो रही हों। जिस तरह फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपके सामने एक एमसीक्यू है 1.5 मार्क्स का, इसके ऑप्शंस देखते हैं। 7 days before the meeting एक बात, may now close the register for a maximum of 16 days। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे में फ़र्क समझ आ जाएगा। 7 days before the meeting may now close the register for maximum of 30 days। यहाँ पे 16 और 30 का फ़र्क है। तीसरे में शुरू में 7 था 14 आ गया, ठीक है? एंड देन ये वाला भी चेंज हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है? यहाँ पे 30 डेज़ यानी कि 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये वाला पार्ट भी चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट भी चेंज हो रहा है। अक्सर यूजुअली क्या होता था कोई एक चीज़ चेंज हो रही होती है, ठीक है? कि भई यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, बाकी लाइन सेम है। तो अब इसमें 2-2 चीज़ें टेस्ट हो रही हैं कि भई ये वाला भी सही होना चाहिए और ये वाला भी सही होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह के एमसीक्यूज़ 1.5 मार्क्स के आ जाते हैं जिसमें लिटिल बिट कैलकुलेशन हो या वो 1 से या 2 चीज़ें टेस्ट कर रहा हो, इसके अलावा और कुछ मुश्किल नहीं। अब आपके सामने एक सवाल आ गया, ठीक है? हम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि जी एक ऊपर एक सिनेरियो उसने दे दिया है, व्हाटएवर इज़ द सिनेरियो, आइडेंटिफाई द नॉन कंप्लायंसेस इन द अबव सिचुएशन। नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है कि जो लॉ के मुताबिक नहीं हुआ। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्या ये आप सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखने क्योंकि इसमें सिर्फ हाइलाइट करनी है, यानी कि एक चीज़ के अंदर गलतियाँ हैं और आपने बतानी है गलतियाँ क्या हैं। क्या ये मुश्किल है? जी, क्या ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस स्टडी है? नहीं। इफ यू नो द टॉपिक यू कैन डू दैट। फिर तीसरा यानी कि यहाँ से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि आईकैप के अंदर 3 तरह के सवाल आते हैं, ठीक है? 3 तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। अंग्रेज़ी वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? ये चीज़ बता दो। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है घुमा-फिरा के, उसको मुश्किल बना के। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, लेकिन आंसर में रटा लिखना है, एज़ इट इज़ छपा, किसी चीज़ के पॉइंट्स, एज़ इट इज़ जो आपने याद किया हुआ। तीसरा सवाल है केस स्टडी जिसके अंदर एक सिनेरियो होगा और आपने उस सिनेरियो के मुताबिक जवाब देना। वो सिनेरियो हो सकता है वो इवैल्यूएट करके पूछे, ठीक है? वो हो सकता है वो आपसे इस सिनेरियो को कहे एनालाइज़ करो,
हो सकता है वो कहे मुझे कमेंट्स दो, हो सकता है वो आपसे पूछे मुझे सजेशन दो, हो सकता है वो आपसे कहे मुझे एडवाइस दो। इसमें से कोई भी वो सवाल पूछ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया अब ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में सवाल को वो घुमा-फिरा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये मुझे लगता है अ लिटिल बिट केस स्टडी है, ठीक है? क्यों? इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें वो एज़ इट इज़ रटा-रटाया चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। हाँ, लोगों के नाम देखने पड़ेंगे, लोग कौन हैं, ये फॉर इंस्टेंस सलमान का नाम आ रहा है यहाँ पे, कोई सीएफओ आ रहा है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसने कोई गलती की तो आपको लिखना पड़ेगा सीएफओ ने ये प्रॉब्लम किया फलाना-फलाना, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी एक सिचुएशन दे रहा है और कह रहा है बताओ नॉन कंप्लायंस क्या हुई? यानी कि यहाँ पे भी क्या गलती हुई है? अगला सवाल देखिए डिस्कस द स्टेप्स जैसा मैंने कहा ना डिस्कस का सवाल दैट वर रिक्वायर्ड टू बी टेकन ड्यू टू नॉन अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एजीएन एंड एक्शंस टू बी टेकन आफ्टर देयर अडॉप्शन व्हाट डू यू थिंक इज दिस अ केस स्टडीज इज दिस अ स्ट्रेट क्वेश्चन और इज दिस अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विद अ which have a straight answer जी what do you think which category is this discuss the steps that were required to be taken due to non-adoption of the financial statement at the AGM स्ट्रेट फॉरवर्ड यस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपने उसका रटा रटाया जवाब लिख देना है कोई सिनेरियो नहीं है ठीक है अभी आपने सी लॉ का कुछ नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा यू डोंट नो लेकिन सिर्फ अंग्रेजी समझने से पढ़ने से आप बता सकते हैं ठीक है कि भाई ये कैसा सवाल बेशक उसने ऊपर इतनी कहानी लिखी है लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो स्टेप्स पूछ रहा है तो ये डेफिनेटली इस रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एडवाइस का सवाल आ गया तो मैंने आपको कहा था एडवाइस के सवाल यूजुअली केस स्टडी टाइप होते हैं कि आपने उनको नसीहत करनी है कि अच्छा जी करो क्या और हो सकता है समटाइम्स ये भी रटा वाले हों लेकिन सिंस यहाँ पे लोगों के नाम है नजर आ रहा है जीएचएल का नाम है कुछ डेट्स हैं उन कंपनीज के नाम है तो इट इज काइंड ऑफ केस स्टडी कि अगर आपने जवाब देना भी है तो इन सारे लोग नामों को इस्तेमाल करके देना होगा तो इसमें आप इतना प्योर रटा रटाई चीज नहीं पेश कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द सिक्योरिटी एक्ट स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट मीट प्रायर टू रेजिंग फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है, केस स्टडी है, क्या है सवाल? जी हमजा, व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रेट फॉरवर्ड हमजा आप भी कंट्रीब्यूट करें तो यहाँ से अगर मैं देखूं ये देखें ये 6 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 3 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है? यानी कि अभी वी डू नथिंग बट ये हमें पता चल गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला सवाल देखें, यूजुअली क्वेश्चंस की जो है ना वो उससे भी पता चल जाता है, लेंथ से भी समझ आ जाती है। अंडर द कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। जी, क्या है ये? आल्सो स्टेट द रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, वोटिंग ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। कोई कॉम्प्लेक्स सवाल लग रहा है? कोई केस स्टडी लग रही है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है? जी, व्हाट डू यू थिंक? एक्सप्लेन कर दो, बता दो। जी, हमजा, युसरा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बस ड्यूटीज बता दो क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अजर बता दो एडवाइज हाउ द पोजीशन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर विल बी फिल्ड इफ अजर रिजाइंस तो डेफिनेटली लॉ में कहीं लिखा होगा ना अजर रिजाइन करेगा तो कैसे फुलफिल करेंगे ये सारे आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं under the companies act discuss whether yasin can be appointed as an official liquidator of csl straightforward question if its name is not on the panel ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि अगर उसका नाम पैनल पे नहीं है तो फिर क्या होगा? अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है? मैंने आपको बताया ना यूजुअली लेंथ से भी समझ आता है, कोई कंपनी का नाम नज़र नहीं आ रहा, कोई किसी पर्सन का नाम नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहा है उसने लिख ऊपर लिख ही दिया स्टेट द प्रोविजंस, प्रोविजंस लिख दो। कंपनी लॉ की प्रोविजन लिख दो भई इस चीज़ से रिलेटेड। इसका मतलब वो जो लॉ का वो हिस्सा वो आपने एग्ज़ैक्टली लिख लेना है। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू बिज़नेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी सारी लिख डालो। आउटलाइन द प्रोसीजर्स ऑफ ए कंपनी मस्ट फॉलो द चेंजेस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सारा का सारा लिख डालो इंतहाई आसान सवाल इंतहाई ठीक है यानी कि ये जो उसने
11 नंबर के सवाल पूछे, इंतहाई इजी क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चंस उसने इतना अच्छा से, वैसे वो चैप्टर 2 से ना कोई इतना बड़ा सवाल नहीं पूछता था, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल पूछता था। उससे पहले वो ऐसे ही सवाल पूछा करता था। तो ये बहुत ही इजी सवाल। अब अगला क्वेश्चन देखें तो आपको नाम भी नजर आ रहे हैं, परसेंटेजेस भी नजर आ रही हैं। अभी हम क्वेश्चन ना भी पढ़े तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ केस स्टडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ना भी पढ़े तो समझ आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्टेट द प्रोविजन लिख दिया उसने, मुझे प्रोविजन लिख के दो, तो है ही रट्टे वाला सवाल। तो आपके सामने एक और रट्टे वाला सवाल आ गया। ठीक है। फिर बी पार्ट की तरफ चले तो वहां पे भी आपको वो वाइंडिंग अप का क्वेश्चन है। देखिए नजर आ रहा है, वाइंडिंग अप का वर्ड से नजर आता है। ठीक है। तो आपको हमने कहा था 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो 7 नंबर के सवाल तो इस पेज पे आ गए। ठीक है। अगले पेज पे देखिए तो आपको अगेन एक केस स्टडी टाइप लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ लिटिल बिट केस स्टडी। अभी हम इसको लिटिल बिट कह रहे हैं क्योंकि हमने सवाल को पढ़ा नहीं। हो सकता है ये वही सवाल हो जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाई हुई है लेकिन आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और हो सकता है केस स्टडी हो। तो अभी आपने खुद, ये रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर है, बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट, जो अभी 10 दिन पहले हुआ है, 7 तारीख को हुआ था ये पेपर। तो ये वही पेपर आपके सामने है। तो इसका मतलब आपको एक चीज तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे चीजें याद करनी होंगी। याद करनी, 12 चैप्टर हैं, तो आपने डे 1 से इसको पढ़ना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कितना पढ़ना है, वो भी बता देती हूँ। डेली आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ना है। क्या? डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट, यानी कि जो क्लास का लेक्चर है हुआ है आज, आप घड़ी पर टाइम देख के, ये आप पे डिपेंड करता है आप 10 मिनट में खत्म करते हैं या 15 मिनट में करते हैं। मैंने आपको मार्जिन दिया। अगर आप 10 मिनट वाले, 10:03 हुए हैं, 10:13 पे आपने खत्म, या 15 मिनट बाद आपने खत्म कर देना। इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही रिक्वायर्ड होगा अगले दिन के लिए। और मैं आपको बताऊंगी भी जब हम इसको कल इंशाल्लाह प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे कि इसमें 10 से 15 मिनट कैसे लगेंगे, कि वो जो 15 मिनट इस्तेमाल करने हैं वो कैसे करने हैं। ओनली 10 to 15 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, ओनली, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, कुछ टाइम बाद, आफ्टर 1-2 मंथ्स, मैं आपसे कहूंगी कि भाई, या अब आपने टाइम थोड़ा चेंज करना है। मैं आपको बताऊंगी भी कि जी आज आपने वीकेंड पे जाके इसको पिछला पढ़ना है, तो फिर आपने पढ़ना भी होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 10 से 15 मिनट चलेगा, थोड़ा थोड़ा आगे जाके फिर मैं आपको बताऊंगी, अब वीकेंड पे पिछला पढ़ लें। अब वीकेंड पे रिवाइज करना शुरू करें, 10 से 15 मिनट डेली पढ़ें, लेकिन वीकेंड पे रिवाइज करें। फिर मैं आपसे कहूंगी 10 से 15 मिनट ही पढ़ें, लेकिन वीकेंड पे पास पेपर के सवाल करें। सही है। और लास्ट वन में मैं आपसे कहूंगी कि इसको 1 आवर कर लें, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मैंने आपको सारा इसका सब कुछ बता दिया कि इसको कितना टाइम देना होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप रेगुलर क्लासेस लें और रेगुलरली 10 से 15 मिनट पढ़ें। ये फॉर्मूला उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर लेंगे, और सिर्फ ये जो 10 से 15 मिनट है, तो फिर वो 10 से 15 मिनट पूरे के पूरे कंपनी लॉ के लिए हैं। उसमें फोन नहीं देखना, उसमें कोई रील नहीं देखनी, उसमें किसी से बात नहीं करनी, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ के। ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, तो आप लोगों ने किताब डाउनलोड करनी है। आप लोगों का आज का टास्क ये है, जो मैंने आपको सारे लिंक्स दिखा दिए हैं। ठीक है। आपको सारे स्टडी रिसोर्सेज दिखा दिए हैं। आपने ये सारे के सारे अपने पेपर्स डाउनलोड करने हैं, उनके आंसर डाउनलोड करने हैं, उनके सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करने हैं, उनकी मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड करनी है। ये तमाम चीजें अपने पास डाउनलोड करके रखें। अपनी किताब का प्रिंट ले लें, आज ही डाउनलोड करके यूएसबी में डाल के खुद चले जाएं या भाई को दे दें, जैसा भी है, प्रिंट करके बाइंड करके अपने पास रखें। सही है। किताब से पढ़ना है, किताब हार्ड में होना जरूरी है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच।
एंड अल्लाह हाफ़िज़। एंड प्लीज़ कल से अपने माइक का इंतज़ाम लाज़मी कीजिएगा। बुक एंड माइक ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ठीक है?